शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। दिल्ली आबकारी मामले में आज के कविता की पेशी हो रही है। ईडी दफ्तर में पूछताछ ये हो रही है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो ईडी दफ्तर में के कविता से ईडी पूछताछ कर रही है। आबकारी मामले में साउथ लॉबी का कनेक्शन पर पूछताछ की जाएगी। देखिए, इससे पहले के कविता को बुलाया गया था, लेकिन तब वो आ नहीं पाई थी और आज उन्होंने कहा था कि आज वो पहुंचेंगी। और ज्यादा जानकारी के लिए दिल्ली से जी मीडिया संवाददाता जितेंद्र शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जितेंद्र, पूछताछ चल रही है के कविता के साथ? जी बिल्कुल, के कविता जो तेलंगाना के सीएम की बेटी है, वो अभी पूछताछ में शामिल होने के लिए अब से कुछ देर पहले यहाँ ईडी के दफ्तर पहुंची है और उनसे अब से कुछ देर पहले ही ईडी ने पूछताछ शुरू कर दी है। के कविता का रोल इस पूरी एक्साइज पॉलिसी के लिहाज से इसलिए अहम हो जाता है क्योंकि जो साउथ कार्टेलाइजेशन की जो बात हो रही है, यानी कि जो दिल्ली एक्साइज पॉलिसी में जो सबसे ज्यादा एरिया किसी के पास था, तो 30% के आसपास साउथ लॉबी के पास था, जिसमें के कविता के पास भी एक बड़ा हिस्सा था, यानी कि 32.5% की जो हिस्सेदारी थी इंडो स्ट्रीट्स के अंदर, वो के कविता के पास थी। और जो सीधा फायदा हो रहा था, जो दिल्ली एक्साइज पॉलिसी से जो व्यापार किया गया था और जो शराब बेची गई थी, उससे के कविता और बाकी जो दूसरे जो साउथ लॉबी के थे उन लोगों तक पहुंचता था। इसका अगर मैं सीधे तौर पर बात करूं तो जब तक ये एक्साइज पॉलिसी लागू रही है, उस दौरान में ही साउथ लॉबी ने 192 करोड़ रुपए का बिजनेस कर लिया था। हालांकि ये पैसा जो था किकबैक के जरिए वापस आना था और इससे पहले ही एडवांस मनी के तौर पर साउथ लॉबी ने 100 करोड़ रुपए दिल्ली की में जो सरकार है, उनकी जो पार्टी है आम आदमी पार्टी को, विजय नायर और दिनेश अरोड़ा के जरिए किकबैक के जरिए वापस पहुंचा दिया था, जो कि एडवांस के तौर पर था। इसके अलावा 110 करोड़ रुपए और दिए जाने थे, यानी कि जो कुल 210 करोड़ रुपए है वो साउथ लॉबी की तरफ से दिल्ली सरकार और जो विजय नायर और जो आम आदमी पार्टी के जो लोग हैं जिनके ऊपर आरोप लग रहे हैं, उन तक ये पैसे पहुंचाए जा रहे थे। के कविता इसमें काफी अहम रोल अदा करती है क्योंकि के कविता के जो फ्रंट है अरुण रामचंद्र पिल्लई, जो इस पॉलिसी को बनवाने में काफी उनका अहम रोल था। इसके अलावा इम्प्लीमेंटेशन में उनका काफी अहम रोल था और उसके बाद किस तरह से ये जो पैसा है किकबैक के जरिए एडवांस मनी के तौर पर दिया जाना है, उसमें भी काफी अहम रोल था। तो इन तमाम रोल में के कविता जो है, क्योंकि अरुण पिल्लई के कविता के फ्रंट के तौर पर थे और जो सारा फायदा था वो के कविता तक पहुंचना था, इसीलिए के कविता से आज पूछताछ की जा रही है। इसके अलावा जो मनीष सिसोदिया दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री रहे हैं और आबकारी मंत्री भी रहे हैं, वो भी इस समय ईडी की हिरासत में है, इसी बिल्डिंग के अंदर है जहां पर के कविता से पूछताछ की जा रही है। और इसके अलावा अरुण रामचंद्र पिल्लई, जिसको ईडी ने गिरफ्तार किया है, वो भी इस समय ईडी की हिरासत में है और इसी बिल्डिंग में है। तो एक बात ये भी हो सकती है कि जब जांच के दौरान ईडी के कविता से पूछताछ करेगी तो हो सकता है कि इन तीनों का आमना सामना करा करके ईडी पूछताछ करे या ईडी अरुण रामचंद्रन पिल्लई के साथ के कविता की पूछताछ करे। तो ये जो तमाम जो तरीके हैं, ये ईडी आज पूछताछ के दौरान इस्तेमाल कर सकती है। जी बिल्कुल जितेंद्र, इस पर भी नजर बनी रहेगी क्योंकि देखिए आमना सामना यहाँ पर किस तरह से होता है। कि कविता का जो ये बात यहाँ पर कही जा रही है कि पिल्लई के साथ आमना सामना हो सकता है, और कोई यहाँ पर आ सकता है, इसके अलावा कोई और नाम यहाँ पर कोई नजर में आ रहे हैं? देखिए, जो अब पूछताछ है वो आज के कविता से ही होनी है और इसके अलावा 2 आरोपी शराब नीति घोटाले के अंदर ईडी की हिरासत में है, जो कि दोनों इस समय ईडी बिल्डिंग के अंदर है। इसके अलावा किसी और को बुलाए जाने की संभावना नहीं है और जब भी किसी दूसरे आरोपी या गवाह को बुलाया जाता है तो उसके लिए बाकायदा सम्मन जारी किया जाता है, जिसके बाद वो शामिल होते हैं। लेकिन जिस तरह से के कविता से पहले 9 मार्च को पूछताछ की जानी थी, लेकिन के कविता ने जो प्री एंगेजमेंट थी, यानी कि उनके जो पहले के जो प्रोग्राम थे, उसका हवाला देते हुए 11 तारीख को आने की बात कही थी और उसी दौरान 9 तारीख को भी ईडी ने मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार कर लिया था 2 दिन की लंबी पूछताछ के बाद, और उसके बाद उन्हें 7 दिनों की हिरासत में अपने पास रखा हुआ है पूछताछ के लिए। तो यानी कि जो 3 जो अहम किरदार हैं वो इस समय ईडी के पास है। तो फिलहाल जो ज्यादा से ज्यादा जानकारी या एक्साइज नीति को लेकर के जो भी ज्यादा पूछताछ करनी है, वो फिलहाल ईडी का जो फोकस है वो इन तीनों के ऊपर है, ताकि इन तीनों से ज्यादा पूछताछ की जा सके। उसके बाद अगर लगता है तो बाकी आरोपियों को या फिर गवाहों को पूछताछ के लिए बुला सकते हैं। लेकिन इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि ईडी इस समय 12 आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है, जिसमें मनीष सिसोदिया भी शामिल है और इसके अलावा करीब 60 से ज्यादा गवाहों के बयान भी ले चुकी है। तो
बार ईडी इसमें चार्जशीट दाखिल कर चुकी है। जो पहली चार्जशीट दाखिल की थी वो समीर महेंद्र के खिलाफ ईडी ने दाखिल की थी और समीर महेंद्र की जो कंपनी है उनको आरोपी बनाया गया था। उसके बाद ईडी ने इसमें 6 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी। अब तक ईडी इस मामले में 12 आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है। यानी कि इस मामले के अंदर अगर हम ईडी की बात करें तो जांच में काफी आगे तक जा चुकी है। काफी सारे अहम सबूत जो है वो ईडी इस समय जुटा चुकी है, लेकिन फिर भी कुछ ऐसी कड़ियां हैं जिनको ईडी जानना चाहती है या उनको रिकवर करना चाहती है, जिसमें सबसे अहम एक जो मनीष सिसोदिया को लेकर के है वो कैबिनेट नोट है, जिसको बाद में ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की मीटिंग की फाइंडिंग्स में शामिल किया गया था। जबकि जब मीटिंग हो रही थी उस दौरान ऐसी कोई बात नहीं थी, लेकिन बाद में सेक्रेटरी सी अरविंद को बुला करके, जो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल है उनके निवास पर बुलाया गया था सी अरविंद को मनीष सिसोदिया ने, और उसके बाद वो नोट दिया गया था जिसको कहा गया था कि ये ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की फाइंडिंग है और इसको जब आगे ड्राफ्ट पॉलिसी तैयार होगी उसके अंदर इसको शामिल करना है। तो बकायदा सी अरविंद ने बताया था कि किस तरह से पॉलिसी के अंदर बदलाव किया गया, जबकि मीटिंग के अंदर इस तरह की कोई बात नहीं हुई थी। तो तमाम इस तरह की जो बातें हैं जो ईडी उन जो मिसिंग कड़ियां हैं उनको जोड़ना चाहती है। इसके अलावा ईडी ने ही अपनी जांच में पाया था कि मनीष सिसोदिया ने 14 मोबाइल फोन का इस्तेमाल किया था 4 नंबरों पर। वो मोबाइल नंबर फोन कहां पर है उनके बारे में जानना चाहती है, क्योंकि उनके जरिए भी जो बाकी शराब नीति घोटाले के अंदर आरोपी हैं उनसे बातचीत की गई थी। उनमें फॉरेंसिक डाटा है निकालना है। और इसके अलावा बिनोय बाबू, अरुण रामचंद्रन पिल्लई, इनके पास शराब नीति जारी होने से पहले ही इन तक कैसे पहुंची? क्या उन मोबाइल फोन का इस्तेमाल किया गया था कि पहले ही लीक कर दिया गया? तो ये जो तमाम चीजें हैं जिनको फॉरेंसिक ऑडिट करना है, फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन करनी है, जिसके लिए मोबाइल फोन की रिकवरी जरूरी है, तो ये कुछ ऐसी बातें हैं जिसके बारे में ईडी जानना चाहती है ताकि उनको रिकवर किया जा सके और जांच को आगे बढ़ाया जा सके। लेकिन इस समय जो अगर हम जांच की बात करें तो फिलहाल ईडी काफी आगे इस मामले में जांच तक पहुंच चुकी है और जो मिसिंग लिंक्स है उनको अब जोड़ने की कोशिश की जा रही है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो फिलहाल संजय सिंह क्या कर रहे हैं इस पूरे मामले को लेकर, वो एक बार सुन लेते हैं। आपकी नीयत पे सवाल उठता है, आपकी कार्यप्रणाली पे सवाल उठता है और आपकी तानाशाही पर सवाल उठता है। अगर मोदी जी वाकई निष्पक्ष है और भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई करना चाहते हैं तो जो लोग उनसे जुड़े हैं उन पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? तो बीजेपी का तो नारा है, जो जितना बड़ा भ्रष्टाचारी वो उतना बड़ा पदाधिकारी। हेमंत विश्व शर्मा पे वाटर घोटाले का आरोप लगाते हैं, उसको मुख्यमंत्री बना देते हैं। व्यापम घोटाले के आरोपी शिवराज सिंह को मुख्यमंत्री बना देते हैं। माइनिंग घोटाले के आरोपी येदियुरप्पा को मुख्यमंत्री बना देते हैं। लैंड स्कैम घोटाले के आरोपी नारायण राणे को केंद्र में मंत्री बना देते हैं। ऐसे कितने उदाहरण पड़े हुए हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे ये भी कह रहे हैं कि बिल्कुल सही कह रहे हैं और सारे राजनीतिक दल इस बात को महसूस कर रहे हैं और इस देश के लोग भी महसूस कर रहे हैं कि दरअसल इनका काम एक ही है कि विपक्ष के लोगों पे कार्रवाई करो, उनको जेल में डालो। तो सुना आपने संजय सिंह आम आदमी पार्टी की तरफ से किस तरह से बीजेपी पर हमलावर थे और बड़ा यहां पर हमला किया जा रहा था बीजेपी पर।